हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल देवदासी का 5वां भाग। देवराज चौहान नाद हो चुका था। दिन के 9 बज रहे थे। सूर्य निकला अवश्य था, परंतु उसकी धूप मध्यम थी। वो गड्ढे के किनारे खड़ा था कि पीछे से आवाज़ें सुनकर गर्दन घुमाई तो विष्णु साय और जमींदार के साथ नौकर को आते देखा। नौकर ने टिफिन उठा रखा था। वे सीधा उसके पास पहुंचे। रात कैसी बीती देवराज चौहान? विष्णु साहब मुस्कुराकर कह उठा। अच्छी। नाश्ता कर लो। तुम्हारे दोनों आदमी कहाँ? नींद में हैं, रात भर जागते रहे। काम शुरू कर दिया? विष्णु साहब ने गड्ढे में देखा। खुद ही कर रहे हो, मजदूरों का नहीं? कहते कहते विष्णु साहब ठिठका, फिर उलझन भरे सर में बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने है। देवराज चौहान का सर शांत था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इस ज़मीन पर नज़र आने वाले असंख्य टीलों को तोड़कर समतल करना है, लेकिन ये तो गड्ढा खोद रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? करने की क्या ज़रूरत? मेरा अपना काम करने का ढंग है। देवराज चौहान मुस्कुराया। काम करने का ढंग? ये क्या ढंग हुआ कि ज़मीन बराबर करनी हो तो गड्ढा खोदने लग जाओ? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। पहले जिन लोगों ने इस ज़मीन पर काम करने की कोशिश की उन्होंने गड्ढा नहीं खोदा। वो इसलिए ज़िंदा ना रहे। देवराज चौहान ने लापरवाही से टालने वाले सर में कहा। यह क्या हुआ? विष्णु साय अचकचाकर बोला। तभी ज़मींदार क्या उठा। बाबू साहब को समझ होवे कि ये ज़मीन ठीक नहीं है, इसलिए किसी से पूछकर काम कर रहे हैं कि काम की शुरुआत पहले इस तरह करो तो बुरे असर से बचा जा सकता है। देवराज चौहान ने कश लिया। ऐसा भी होता है? विष्णु साय ने ज़मींदार को देखा। मैंने तो सुना है कि ऐसा भी होता। तुम? देवराज चौहान ने नौकर से कहा। मेरे साथ चलो, नाश्ता निकालो। देवराज चौहान नौकर के साथ टेंट की तरफ बढ़ गया। ज़मीन खोदना तो मेरी समझ से बाहर है, विष्णु साय ने धीमे स्वर में कहा। सेठ जी, आप चुप रहिए। क्यों? वो जानता है उसे ज़मीन बराबर करनी है, खोदनी नहीं। ऐसे में खोद रहा है तो सोच समझ कर ही कर रहा होगा। वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि मेहनत और वक्त बर्बाद करे। ज़मींदार समझाने वाले स्वर में क्या उठा था। आप अपने काम को देखिए, उसे करने दीजिए। आज आप शहर जाने को कह रहे थे? हाँ, वहाँ भी बहुत बड़ा काम है, वापस लौटना है। ठीक कहते हो। ये काम देवराज चौहान करता रहेगा, कुछ तो करेगा काम। चलो, देवराज चौहान को बोल दूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ, वो नाश्ता करता रहे। तुम इनका ध्यान रखना। ये आप फिक्र ना करो सेठ जी, फूलों की तरह रखूँगा इन्हें। देवराज चौहान से मिलकर विष्णु साय चला गया। जाते जाते कह गया कि कुछ दिन बाद आएगा। शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य सुबह से ही आधा आधा निकला था और इस वक्त बादलों में जा छुपा था। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल की हालत इस वक्त बुरी हो रही थी। गड्ढे की साइड से उन्होंने मिट्टी इस तरह काट दी थी कि ढलान बन गई थी। अब आसानी से नीचे उतरा जा सकता था। देवराज चौहान ज़मीन खोदे जा रहा था, गड्ढा गहरा किए जा रहा था और सोहनलाल, जगमोहन मिट्टी को बाहर निकाल रहे थे। इस वक्त तीनों मिट्टी में सने हुए थे। कई घंटों से उनका काम बिना रुके चल रहा था। गड्ढा काफ़ी गहरा हो चुका था, इतना कि नीचे अंधेरा सा हो रहा था। खुदाई में देवराज चौहान को रोशनी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। तभी छम 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 पायल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान उन्हें बता चुका था कि प्रेमा आई थी और उससे क्या बात हुई। सोहनलाल और जगमोहन ने सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। वे 11 बजे नींद से उठे थे। तब देवराज चौहान अकेले ही काम कर रहा था। जल्दी वे दोनों लग गए थे काम में। ठक। देवराज चौहान की कुदाल किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई। कुदाल के साथ देवराज चौहान के दोनों हाथों को तीव्र झटका लगा। वो समझ गया कि नीचे कोई ठोस चीज़ से कुदाल टकराई है। जगमोहन और सोहनलाल अपना काम छोड़कर देवराज चौहान को देखने लगे। क्या हुआ? ऊपर खड़े सोहनलाल ने पूछा। नीचे कोई मजबूत चीज़ है, देवराज चौहान ने कहा और पुनः कुदाल उठाकर ज़मीन पर मारी। इस बार किसी चीज़ से कुदाल नहीं टकराई। देवराज चौहान ने पुनः कुदाल नीचे मारी तो वो पहले की तरह ही किसी चीज़ से टकराकर तेज़ आवाज़ के साथ रुक गई। देवराज चौहान ने कुदाल छोड़ी और सीधा खड़े होते हुए कमीज से हाथ साफ करने लगा। नीचे पत्थर होगा, जगमोहन ने कहा। शायद। तभी पायल की छमछम उनके पास आ पहुंची। नमस्कार बाबूजी, माफ़ करना, देरी हो गई। भूख तो सबको लग रही होगी, लेकिन मैं भी क्या करती। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। कल ध्यान नहीं रहा कि लकड़ियाँ ले आऊँ। फिर मैं भागी भागी गई, लकड़ियाँ लाई। उसके बाद जल्दी से गरम गरम खाना बनाया और सीधा ले आई। सांस भी यूँ समझो यहाँ आकर ली है। कहते हुए प्रेमा ने गहरी लंबी सांस ली और बारी बारी उनके चेहरों को देखा। क्या हुआ? खाना ले आई? हाँ हाँ, सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, खाओगे तो प्रेमा के गुणगान करोगे। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मुझे भूख लगी है, पहले खाना खा लिया जाए। सोहनलाल ने भी कुछ नहीं खाया। वे गड्ढे से बाहर आ गए। एक तरफ रखे पानी से उन्होंने हाथ धोए। जमींदार के आदमी उन्हें पीने और नहाने का पानी ड्रमों में डालकर दे गए थे। ड्रमों को वे ट्रैक्टर में लाए थे।
जगमोहन और सोहनलाल खाने का थैला लेकर टेंट में चले गए थे। तुम नहीं खाओगे बाबूजी? प्रेमा ने देवराज चौहान से पूछा। खाऊंगा, तब तक तुम रोशनी का इंतज़ाम कर दो। गड्ढे में अंधेरा है। बेशक ज़मींदार के यहाँ से रोशनी के लिए कुछ फिक्र ना करो बाबूजी, मैं सब इंतज़ाम कर देती हूँ। फिर प्रेमा धीमे स्वर में बोली। उन दोनों के सामने मेरी तारीफ़ कर दी थी? नहीं, देवराज चौहान ने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा। क्यों? मैंने तो कहा था कि इस बारे में तुमने जो बात करनी हो खुद करो, ये तुम्हारा और इनका मामला है। ठीक है, मैं बात कर लूँगी, ये भी कौन सी बड़ी बात है, कहकर वो टेंट की तरफ बढ़ने लगी। सुनो, देवराज चौहान ने टोका। वो ठिठकी उसे देखने लगी। उन्हें खाना खा लेने दो, फिर बात करना। तब तक तुम रोशनी के लिए गांव से कुछ ले आओ। ठीक है, तुम भी खा लो। अगर मैं जाने से पहले बात कर लेती और हाँ होती उनकी, तो मैं गांव से लगे हाथ मुंह मीठा करने के लिए गुड़ ले आती। इसलिए अभी उनसे शादी की बात की तो सरसों का साग और मक्की की रोटी बाहर आ जाएगी। ऐसा क्यों? शादी के नाम पर वो दोनों ही शर्माते हैं। समझी समझी, मैं आकर बात करती हूँ। कहने के साथ ही वो कच्चे रास्ते पर गांव की तरफ भागती चली गई। पायल की छमछम उसे देर तक सुनाई देती रही। देवराज चौहान टेंट में आकर उनके साथ खाने लगा। पत्थर को वहाँ से बाहर निकालने में कठिनाई होगी, सोहनलाल खाते खाते बोला। वो बड़ा और भारी पत्थर होगा। वो पत्थर नहीं है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या? जगमोहन भी देवराज चौहान को देखने लगा। हम 18-19 फीट नीचे तक ज़मीन खोद चुके हैं, अब तक कोई पत्थर नहीं आया, तो अब भी नहीं आ सकता। रानी की आवाज़ ने मुझे वहाँ पर नीचे खुदाई करने को कहा था और मैंने उसकी बात मानकर ऐसा किया। वो मुझे वहाँ पर अवश्य कुछ दिखाना चाहती होगी, और जहाँ कुदाल अटक रही है वहाँ कुछ खासी होना चाहिए। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। शायद तुम ठीक कहते हो, जगमोहन के होंठों से निकला। हो सकता है मेरी सोचें गलत भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में रानी ने जिस वजह से वहाँ खुदाई करने को कहा है वो वजह हमारे करीब आ गई है। हम उसके पास पहुँच गए। देवराज चौहान ने धीमे सोच भरे स्वर में कहा। क्या हो सकती है वो चीज़? अभी तो उस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखते हैं कुदाल किस चीज़ से टकरा कर रुक रही है। वहाँ जो कुछ भी है यकीनन खासी है। देवराज चौहान नीचे गड्ढे में हाथ से ही मिट्टी हटाने लगा था। कुदाल चलाने पर बार बार वो किसी चीज़ से टकरा जाती थी, कभी नहीं भी टकराती थी। जगमोहन और सोहनलाल पास ही थे। देवराज चौहान के हाथ पहली नुकीली चीज़ को लगे। वो लोहे जैसी कोई चीज़ लग रही थी। उसने आसपास की मिट्टी साफ की तो वो चीज़ भाले जैसी लगने लगी। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, देवराज चौहान क्या उठा। जगमोहन और सोहनलाल ने भी इस भाले जैसी चीज़ को बार बार हाथ लगाकर देखा, परंतु वो भी कोई अनुमान नहीं लगा पाए। अंधेरे की वजह से उस चीज़ को वे देख नहीं पा रहे थे। प्रेमा तो रोशनी का इंतज़ाम करके नहीं आई, जगमोहन उठते हुए बोला। मैं गांव जाकर छम 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 छम। आ गई प्रेमा, जगमोहन के ऑटो से निकला। देखना सोहनलाल। सोहनलाल तेज़ तेज़ कदमों से उस रास्ते की तरफ बढ़ गया जो कि ऊपर जा रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। सूर्य नहीं निकलने की वजह से दिन तेज़ी से रात की तरफ खिसक रहा था। सोहनलाल गड्ढे से निकला तो प्रेमा को करीब ही पाया। वो चंद कदमों की दूरी पर थी, परंतु उसकी हालत देखकर वो चिहुक उठा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, आंखें फैल गई थीं। प्रेमा ने उसके देखते ही देखते लालटेन ज़मीन पर रखी और खुद भी घुटनों के बल बैठ गई। उसके जिस्म पर जगह जगह काटने के निशान थे। सिर से लेकर पांव तक यही हालत थी। वहाँ से खून बह रहा था। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खंजर से जगह जगह चीरा लगाया हो। गालों पर, गले पर कोई भी जगह नहीं बची थी सलामत। यहाँ तक कि हथेलियों पर भी इसी तरह कटे के निशान थे, और वहाँ से खून भी बह रहा था। क्या हुआ? सोहनलाल के होंठों से निकला। ये सब किसने किया? प्रेमा ने पीड़ा भरे भावों से दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर टिका ली। गुलचंद। प्रेमा के होंठों से कराहती आवाज़ निकली। मैं? गुलचंद? सोहनलाल चौंका। ये तो मेरे पहले जन्म का नाम है। मैं भी तो तेरे पहले जन्म के समय की ही हूँ। क्या? सोहनलाल उसे देखता रह गया। तभी प्रेमा के होंठों से दर्द भरी कराह निकली, जैसे किसी ने उस पर वार किया हो। तुम पहले जन्म के समय की कैसे हो? सोहनलाल के चेहरे के भाव देखने के लायक थे। मैं अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा गुलचंद। वायुलाल ने असरदार मंत्रों को हवा में छोड़ रखा है कि जब भी हम दायरे से बाहर निकले तो मंत्रों का प्रभाव हम पर हो। मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। बार बार अपने दायरे से बाहर आती रही तो अब मंत्रों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रानी के पास तो ताकत है, वो खुद को वायुलाल के मंत्रों से खुद को बचाए हुए, लेकिन मैं खुद नहीं बच सकी। अब मुझे वापस जाना होगा। वापस कहाँ? मंदिर में, वही मेरी जगह। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रही। सब समझ जाओगे। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। मैं तुम लोगों के लिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लालटेन तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि इसे खुद नहीं बुझाओगे। मैं अब और नहीं रुक सकती। प्रेमा के सर में तड़प थी, वरना हवा में मौजूद मंत्रों का असर मेरी जान ले लेगा। तुम कहाँ जा रही हो? सोहनलाल उलझन से भरा गंभीर नजर आ रहा था।
उसी पल प्रेमा का शरीर सोहनलाल को धुंधला नजर आया और देखते ही देखते वो नजरों से इस तरह ओझल हो गई जैसे ज़मीन में घुल गई हो। सोहनलाल ठगा सा खड़ा ज़मीन को देखता रह गया। प्रेमा, सोहनलाल के होंठों से निकला। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे प्रेमा वहाँ कभी रही ही ना हो। सोहनलाल ने लालटेन उठाई और आगे बढ़ते हुए तेजी से गड्ढे में उतरता चला गया। लालटेन के प्रकाश से गड्ढे में पर्याप्त रोशनी फैल गई। अब ठीक है, जगमोहन क्या उठा। अजीब सी बात हुई। सोहनलाल गहरी सांस लेकर क्या उठा। प्रेमा खुद को पहले जन्म की बता रही है। और पहले जन्म की? देवराज चांद के होंठों से निकला। सोहनलाल जवाब में सब कुछ बताता चला गया। देवराज और जगमोहन सोहनलाल को देखे जा रहे थे। सोहनलाल के खामोश होते ही देवराज चांद क्या उठा। वो किस मंदिर की बात कर रही थी? मालूम नहीं, सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया। वो मंदिर को ही अपनी जगह कह रही थी। ये वायुलाल कौन है? जगमोहन बोला। पता नहीं, ये वायुलाल कोई हरामी बंदा लगता है। जगमोहन होंठ सिकुड़कर क्या उठा। साले को ढूंढना पड़ेगा। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और क्या उठा। उसने कहा कि जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है। कहाँ? किससे कहते कहते देवराज चांद ठिठका। लालटेन के प्रकाश में उसने दोनों के चेहरों को देखा, फिर ज़मीन को देखा। यहाँ नीचे कुछ है जहाँ हम खुदाई कर रहे हैं। इस जगह का प्रेमा से संबंध है। सोहनलाल बोला। प्रेमा रानी की भी बात कर रही थी। देवराज चांद बोला। रानी एक बार मुझसे मिल चुकी है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या है। वो तो मैं पहले जन्म के गुलचंद नाम से पुकार रही थी, वो पहले जन्म की है। देवराज चांद का चेहरा अजीब भावों में फंसने लगा। कहीं हम पूर्व जन्म के फेर में पहले की तरह तो नहीं फंसने जा रहे? सोहनलाल और जगमोहन देवराज चांद को ही देखे जा रहे थे। मुझे लगता है हम मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं। देवराज चांद की निगाह नीचे ज़मीन पर गई। फिर वो झुका और ज़मीन से निकली चीज़ को देखने लगा। लालटेन के प्रकाश में वो काफ़ी हद तक स्पष्ट नज़र आ रही थी। करीब आधा फिर वो ज़मीन से ऊपर था। वो 4 इंच मोटा भाले की तरह नुकीला आसमान की तरफ उठा लोहे का हिस्सा था। जगमोहन और सोहनलाल ने भी उसे चेक किया। क्या हो सकता है? इस बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, देवराज चांद ने कहा। इस जगह को हमें और गहराई तक खोदना होगा, तब पता चलेगा कि ये क्या है। उसके बाद तीनों खुदाई में लग गए। लालटेन के प्रकाश में न ढलते थे न अंधेरे से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ज़मीन को खोदना और मिट्टी निकालना जारी रहा। रात के 2 बज रहे थे। गड्ढे में लालटेन का पर्याप्त प्रकाश फैला था। सब कुछ नज़र आ रहा था। देवराज चांद, जगमोहन और सोहनलाल ने अब तक 4 फीट गहरी और 14 फीट चौड़ी नीचे के हिस्से की खुदाई कर दी थी। नीचे की खुदाई वे चौड़ाई में गड्ढे के भीतरी तरफ कर रहे थे, क्योंकि नीचे से लोहे का विशाल गेट निकला था, जिसका एक पल्ला 8 फीट चौड़ा था। दूसरा पल्ला अभी 6 फीट ही नज़र आया था। अभी तक वे गेट को 4 फीट तक ही खोद पाए थे। वो कितना गहरा यानी कि कितना ऊंचा होगा, इसका अंदाज़ा वे नहीं लगा पाए थे। खुदाई में लोहे का भारी गेट निकलते देखकर वे चौंके थे। गेट बंद था, दोनों पल्ले भिड़े हुए थे। 4 फीट तक गेट स्पष्ट था। वहाँ से वे भीतर देख सकते थे, परंतु भीतर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। घुप अंधेरा था। ज़मींदार का आदमी शाम 8 बजे ही खाना दे गया था, परंतु वे काम में इतने व्यस्त थे कि खाना नहीं खा पाए थे। अब वे थक भी चुके थे और भूख भी लग रही थी। बस, जगमोहन ने कहा, अब काम करने की हिम्मत नहीं रही। भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। जगमोहन ने दोनों को देखा। देवराज चांद भी खाने की और नींद की ज़रूरत महसूस कर रहा था। वे तीनों ऊपर पहुँचे और हाथ मुंह धोकर खाना निकाल कर बैठ गए। वो चुप चुप से थे। ये गेट कैसा, किस जगह का हो सकता है? सोहनलाल ने कहा। मेरे ख्याल में ये उस मंदिर का गेट हो सकता है जिसका प्रेमा ने जिक्र किया था। खाना खाते हुए देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। रानी ने भी कहा था कि उसे गेट पर वायुलाल ने कील रखा है मंत्रों से। ये साला वायुलाल है कौन? जगमोहन के होंठों से निकला। तुम्हारा मतलब कि हम किसी मंदिर की खुदाई कर रहे हैं? सोहनलाल ने उसे देखा। हाँ, ये रानी और प्रेमा के मुताबिक मंदिर हो सकता है। देवराज चांद ने सोहनलाल को देखा। क्यों नहीं हो सकता? जो बातें अब तक हमारे सामने आई हैं उसे देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं। ये कोई पुराना मंदिर हो सकता है जो कि वक्त के साथ साथ धूल मिट्टी में दबता चला गया। ये बात तो समझ में आती है, परंतु रानी और प्रेमा की बातें समझ में नहीं आती कि वो कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। प्रेमा ने तुम्हें गुलचंद के नाम से पुकारा। हाँ, सोहनलाल ने सिर हिलाया। जबकि तुम्हारा ये नाम पहले जन्म के लोग ही जानते हैं। ये बातें जानने के लिए देवराज चांद और मोना चौधरी एक साथ वाले पूर्व प्रकाशित उपन्यास अवश्य पढ़ें। यानी कि प्रेमा का संबंध हमारे पहले जन्म से है। ऐसा ही होगा। रानी की आवाज़ ने मुझे देवा कहकर पुकारा था। देवराज चांद दोनों को देखते बोला। इसका मतलब है कि हमारे कदम धीरे धीरे पूर्व जन्म की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़कीर बाबा यानी कि पेशीराम ने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था कि मेरा टकराव मोना चौधरी से हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने पेशीराम की बात नहीं मानी। देवराज चांद की आवाज़ में गंभीरता थी। इसका मतलब हम पूर्व जन्म के वक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। जगमोहन और सोहनलाल उसे देखते रहे। लेकिन वहाँ मोना चौधरी से टकराव कैसे हो सकता है? वो तो कहीं और है।
देवराज चौहान क्या उठा। वहाँ, जगमोहन धीमे सर में बोला, वहाँ मोना चौधरी से इतना खतरा नहीं होगा जितना कि वहाँ के खतरनाक हादसों से। पहले भी हम कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। खाना खाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। जो भी होगा सामने आ जाएगा। देवराज चौहान सोचों में डूबे कह उठा। उन्होंने खाना समाप्त किया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। वो चुप चुप से थे। अब काम करने की और हिम्मत नहीं बची। सोहनलाल ने कहा, हमें नींद ले लेनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह मिट्टी हटाकर दबा हुआ गेट निकालने में बहुत वक्त लगेगा। देवराज चौहान ने कहा, 4 फीट का गेट हम निकाल चुके हैं, जो कि गेट का ऊपरी हिस्सा है। वो गेट 10, 15, 20, 25 फीट नीचे हो सकता है। भीतर जाने के लिए हम सलाखों को काट सकते हैं या फिर दूसरी तरफ से खुदाई कर सकते हैं कि भीतर जाने में हमें आसानी हो। ऐसा करने से हमारा वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन हम भीतर जाना क्यों चाहते हैं? जगमोहन ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। दोनों की निगाह जगमोहन की तरफ उठी। हमें इस बात का एहसास है कि वहाँ हमारे लिए पूर्व जन्म की मुसीबतें हैं। जगमोहन ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। तो ऐसे में हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। क्या तुम यहीं से पलटकर वापस जा सकोगे? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं जा सकोगे, क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि रानी कौन है, प्रेमा कौन है, मंदिर का क्या किस्सा है, वायुलाल ने किस तरह और क्यों रानी को मंदिर के गेट पर कील रखा है, क्या हुआ था हम लोगों के साथ पहले जन्म में। अगर अब तुम इन बातों को जाने बिना वापस चलने को तैयार हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। यही उत्सुकता से भरी बेचैनी थी तुम्हारे मन में कि कल रात को ही तुमने नींद लेने की अपेक्षा खुदाई करना ज़रूरी समझा। देवराज चौहान की आवाज़ में गंभीरता थी। जगमोहन कुछ न कह सका। पेशीराम को पहले ही पता होगा कि यह सब होने वाला है, तभी उसने तुम्हें रोका कि उसे ये पता था कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है अगर मेरे कदम ना रोके गए तो। देवराज चौहान क्या उठा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब जो हो रहा है वो सामने ही है। इसका मतलब मोना चौधरी भी हमें मिलेगी? वो भी तो पूर्व जन्म की। पक्का वो भी हमें मिलेगी। देवराज चौहान ने कश लिया। वो कैसे हमारे रास्ते पर आएगी ये हम नहीं जानते। तुम सलाखों के बारे में कुछ कह रहे थे? जगमोहन ने टोका। हाँ, गेट की पूरी तरह मिट्टी हटाकर गेट खोलकर भीतर जाने में बहुत वक्त लगेगा। बेहतर होगा कि हम सलाखें फाड़ कर काट कर भीतर चले जाएं। अगर गेट ज़्यादा ऊंचा होगा तो हम उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहाँ से रस्से से लटक कर भीतर उतर सकते हैं। इस तरह हम उसके भीतर के हिस्से में पहुँच सकते हैं या फिर गेट की ऊपरी सलाखें काट कर उस गेट के पार जा सकते हैं। आइडिया अच्छा है, सोहनलाल ने कहा। वक्त बचेगा। लेकिन इतने मोटे सरिये लोहे की ठोस सलाखें कैसे काटेंगे? जगमोहन बोला। इसके लिए हमें गैस वेल्डिंग और आरी के अलावा भारी हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल करना होगा। सोहनलाल कह उठा। इस सारे सामान के होते हुए हम चंद घंटों में ही गेट की सलाखों को काट लेंगे। यह सारा सामान तो मैं कल सुबह ही ले आऊँगा। जगमोहन कह उठा। सुबह ज़मींदार से बात करना, वो तुम्हें कहीं से सामान दिला देगा। जगमोहन सिर हिलाकर उसे देखने लगा। सोहनलाल बोला। प्रेमा ने तुम्हें क्या कहा था कि देवा नाम का आदमी आकर रानी को कीलने की स्थिति से आज़ादी दिलवाएगा? हाँ, देवराज चौहान ने उसे देखा। यही कहा था प्रेमा ने। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर पूर्व जन्म के विचित्र खतरों का सामना करने जा रहे हैं। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। इससे पहले हमें 7 आसमान पार जाना पड़ा था शैतान से टकराने के लिए। तब तुम्हारी गर्दन कट गई थी। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। कहा कुछ नहीं। उससे पहले तिलिस्मी की खतरनाक दुनिया में जा फंसे थे। हाकिम जैसे राक्षस और दालू बाबा जैसी खतरनाक हस्ती से वास्ता पड़ा था। जगमोहन बोला। ये तो पक्का है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। हमारी जान भी जा सकती है। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया कि रानी कौन है? और नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे ख्याल में कुछ घंटे नींद ले लेना बेहतर होगा। जगमोहन क्या उठा। सुबह उठना भी है। देवराज चौहान की सुबह आँख खुली तो दिन के 9 बज रहे थे। देवराज चौहान उठकर बैठ गया। चेहरे पर सोचों के भाव आ ठहरे थे। वो मिट्टी में धंसे उस गेट के, रानी के और प्रेमा के बारे में सोचने लगा था कि उसकी सांसों से बीड़ी की स्मेल टकराई। देवराज चौहान चौंका। खड़ा होकर टेंट से बाहर निकला तो ठिठक गया। सामने कुर्सी पर जमींदार का नौकर खाने का टिफ़िन और चाय के थर्मस के साथ बैठा था। नमस्कार बाबूजी। नौकर उसी पल बीड़ी एक तरफ फेंक कर खड़ा हुआ। आप लोग नींद में थे तो जगाना उचित नहीं समझा। दूसरे बाबूजी तो मालिक के साथ बैठकर कार में कहीं गए थे। उन्होंने ही कहा कि आज चाय भी ले जाऊं। दूसरे बाबूजी? जी हाँ, वो तो 8 बजे ही जमींदार साहब के यहाँ पहुँच गए थे। देवराज चौहान ने दूसरे टेंट में झाँक कर देखा। सोहनलाल वहाँ था, नींद में था। जगमोहन नहीं था। देवराज चौहान समझ गए कि जगमोहन सलाखें काटने का सामान लेने जमींदार के साथ कहीं बाजार गया है। देवराज चौहान ने नौकर से नाश्ता और चाय का थर्मस लिया और उसे वापस भेज दिया। होटल ब्लैक बिशप के बाहर ठीक सामने सड़क पार कार में रात भर बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव होटल के मुख्य द्वार पर नज़र रखते रहे। एक नींद लेता तो दूसरा नज़र रखता। इसी तरह रात बीत गई। वे चाहते तो अपने आदमियों को बुलाकर निगरानी पर लगा सकते थे, परंतु मोना चौधरी का मामला था। वे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे।
उन्हें मालूम था कि एक बार मोना चौधरी नज़रों से ओझल हो गई तो फिर उसका दिखना कठिन था, जबकि इस वक्त वो मोना चौधरी का नज़र से दूर होना सहन नहीं कर सकते थे। दिन होने पर वे दोनों ही फ्रेश थे, थोड़ी थोड़ी नींद ले चुके थे। छोरे, हाँ बाप, मोना चौधरी ने तो अपनों को पूरी रातों लटका दियो, कुछो भी खाणो पीणो ना दियो। बाप, अपन तेरे को खाने के वास्ते ला, इधर ही टिको रहो, खाणों को मन मार लियो। पाछे से मोना चौधरी आयो तो थारे को किधर ढूंढो हम। बाकेला लठौर का हाथ मूछ पर गया। मारी यो हालत गुरदासपुरों में होवो तो अब वो तक 3 बारों वो ठंडी लस्सी मक्खनों का गोला डालो के और मिस्सी पराठे ला के अपनों हाथों से मारे को खिला दो। बाप, बोलो छोरे, गुरदासपुर चलेगा? तम काहे को, हम जायो वहाँ पे। अपन उधर जाके दूर से देखेला बाप कि तेरी वो खातिर करेला या नहीं। बाकेला लौटौर ने रुस्तम राव पर नज़र मारी, फिर होटल के गेट को देखने लगा। छोरे, जहाँ पे पर्दा पड़ो रहन दियो, तम काहे को पर्दा उठानों का कष्ट करो हो। पर्दा बीच में किधर से आएला बाप, रहन दे छोरे, घड़ों को ढको रहन दे, ढक्कनों उठाए तो बीच में से सांप होना निकल जाए। रुस्तम राव ने गंभीर निगाहों से बाकेला लाठौर को देखा। उधर गुरदासपुर में क्या हुआ बाप, तुम वहाँ से अपनी महबूबा को छोड़ के क्यों भागेला? मारे को ऐसा मत बोलो तुम, हम भागो नहीं, छाती ठोको के शान से चल लोगे आयो। गुरदासपुरों में हम शानों से बाप। मोना चौधरी, पारसनाथ तो महाजन निकला बाहर को। बाकेला लाठौर ने भी देखा। वे तीनों होटल के गेट से बाहर निकले और पैदल ही एक तरफ बढ़ गए थे। छोरे, बाकेला लाठौर कार में बैठा उन्हें घूरता हुआ बोला, यो पैदलों क्यों चलो हो, इनका सबो कुछ नीलाम हो गयो का? अपने को खबर नहीं होइला, इनके पीछे लगेला, नज़र रखेला। वो तीनों जब काफ़ी आगे निकल गए तो रुस्तम राव ने कार स्टार्ट की और चींटी की रफ्तार से उनकी तरफ आगे बढ़ा दी। 10 मिनट पैदल चलने के बाद उन तीनों को सड़क के किनारे रुकते देखा। मोना चौधरी और महाजन को वहीं छोड़कर पारसनाथ सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। वहाँ सड़क के किनारे सफ़ेद रंग की एसेंट कार खड़ी थी। वो उसके दरवाजे के साथ छेड़छाड़ करने लगा, फिर देखते देखते कार का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठ गया। रुस्तम राव ने कार पहले ही रोक दी थी। वो पारसनाथ की हरकत देख रहे थे। यो तो बढ़िया कारों पर हाथ मारो। वे दोनों आगे बढ़ देखते रहे। पारसनाथ ने एसेंट कार आगे बढ़ाई और वापस मोड़कर दूसरी तरफ मोना चौधरी महाजन के सामने रोक दी। महाजन उसकी बगल में बैठा, मोना चौधरी पीछे। कार फिर आगे बढ़ गई। चल छोरे, ए भी यो तीनों काशीपुरा गांव की तरफ भागो। रुस्तम राव कार आगे बढ़ा चुका था। वे काफ़ी ज़्यादा फासला रखकर मोना चौधरी वाली कार का पीछा करने लगे। काशीपुर गांव कब तक पहुंचेंगे? शाम तक। पारसनाथ का पूरा ध्यान तेज़ दौड़ती कार पर था। बेबी, महाजन ने गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर कहा, अगर वहाँ देवराज चौहान ना मिला तो? वो काशीपुर गया है तो उसे ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मोना चौधरी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, ढूंढ लेंगे। अगर वो काशीपुर गांव पहुंचा ही नहीं तो भी उसे छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। मोना चौधरी की आवाज़ में खतरनाक भाव आ गए। वो जहाँ भी होगा उसे ढूंढा जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें पेशीराम की बात मान लेनी चाहिए थी। पारसनाथ गंभीर स्वर में कह उठा। लोकनाथ का काम छोड़ देती तो हमें देवराज चौहान के सामने न पड़ना पड़ता। मोना चौधरी के दांत भिज गए। मुझे देवराज चौहान का डर नहीं। पारसनाथ खुरदरे चेहरे पर हाथ फेर कर कह उठा। मैं डरने की बात नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे और देवराज चौहान के झगड़े में किसी का भला नहीं होगा। महाजन ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली थी। देवराज चौहान का जिक्र आने पर मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता नाचने लगी थी। उनकी कार इस वक्त ऐसी लंबी सड़क पर दौड़ रही थी जिसमें दूर दूर तक कोई मोड़ नहीं था। यही वो वक्त था कि एक कार ने तूफ़ानी गति से उन्हें ओवरटेक किया। उस कार की ड्राइविंग सीट पर लड़की बैठी थी। महाजन, पारसनाथ सिर्फ इतना ही देख पाए, परंतु मोना चौधरी ने कमीज सलवार डाले उस लड़की को पहचान लिया था। वो कुछ कहने लगी कि तभी एक और कार ने उन्हें ओवरटेक किया। दूसरी कार में 3 व्यक्ति बैठे थे। एक ने विस्की की खुली बोतल हाथ में पकड़ रखी थी। गड़बड़, महाजन के ऑटो से निकला। ये लोग आगे वाली कार में बैठी लड़की के पीछे हैं। पारसनाथ का चेहरा कठोर हो गया। वो इन तीनों लोगों को संभाल लेगी, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? महाजन ने गर्दन घुमाकर मोना चौधरी को देखा। वो नगीना है। नगीना? महाजन चौंका। देवराज चौहान की पत्नी? पारसनाथ के होंठों से निकला। कुछ भी कह लो, मोना चौधरी का स्वर शांत था। नगीना खतरनाक लड़ाका है, मैं उसकी लड़ाई देख चुकी हूँ। तलवार से लेकर रिवॉल्वर तक सारे हथियार उसके लिए खिलौने हैं। खाली हाथों से ही वो कईयों का मुकाबला कर सकती है। वे दोनों कारें इतनी आगे चली गई थी कि नज़र आना बंद होने लगी थी। लेकिन वो लोग उसके पीछे क्यों हैं? महाजन बेचैन उठा। कोई भी वजह हो, मोना चौधरी कह उठी। नगीना उनसे डरेगी नहीं। कोई कुछ ना बोला। कार दौड़ती रही। 5 मिनट बाद ही पारसनाथ ने ब्रेक लगाए और कार सड़क के किनारे रोक दी। वहाँ नगीना वाली कार और पीछे लगी कार दोनों ही रुकी पड़ी थी। यही है वे कारें। महाजन के ऑटो से निकला। कार क्यों रोक दी पारसनाथ? मोना चौधरी ने उसे देखा। मोना चौधरी? पारसनाथ कार का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला।
नगीना का रिश्ता बेशक देवराज चौहान से, लेकिन सबसे पहले वो औरत है और इस वक्त वो 3 लोगों से घिरी हुई, उसे सहायता की ज़रूरत नहीं है। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। मैं जानती हूँ कि बेशक उसे सहायता की ज़रूरत ना हो। पारसनाथ बाहर निकल आया था, लेकिन मैं अपनी तसल्ली करके ही आगे बढ़ूंगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मोना चौधरी अभी भी मुस्कुरा रही थी। पारसनाथ सड़क के किनारे उतर गया। ये जंगली इलाका था। पेड़, तालाब और बड़े बड़े पत्थर इस सारी जगह पर फैले हुए थे। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर कठोरता स्पष्ट नजर आ रही थी। रुस्तम राव भी उनकी कार को रुकते पाकर पहले ही कार रोक चुका था। मारे को लगे कि पारसनाथों को सूसू आयो, झाड़ में वो करन गयो। उधर 2 कारें और भी खड़े लाएँ, का फ़र्क पड़ो। वो भी बाप, ये कार है वही होएला जो बहुत फास्ट ओवरटेक करेला। पीछे वाली कार में 3 आदमी दिखेला। बाकेला लठौर की आंखें सुकड़ी। छोरे, पहले वाली कारों में तो कोई छोरी होवे, मन ने देखो उसको, फिर तो गड़बड़ होएला। रुस्तम राव की नज़रें सामने थी। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ तभी इधर रुकेला, वो सब ठीक करेला, चिंता नहीं होएला बाप। बाकेलाल लौटौर जानता था कि वे लोग गलत का साथ नहीं देंगे, तभी वे रुके। लेकिन वे ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो लड़की और कोई नहीं, नगीना है। मालूम होता तो उन तीनों व्यक्तियों का जाने क्या होता। नगीना 4 फीट ऊंचे कुछ चौड़े पत्थर के पीछे उकड़ू बैठी थी। चुन्नी उसने कमर से बांध ली थी। वो किसी आहट को सुनने की कोशिश में थी। चेहरे पर दरिंदगी आ ठहरी थी। कोई खास बात नहीं हुई थी। उसे कहीं पर पहुंचने की जल्दी थी। तेज़ ड्राइविंग कर रही थी। ऐसे में उसने इन लोगों की कारों को ओवरटेक किया तो ये लोग उसके पीछे लग गए थे। उन्होंने उसकी कार को ओवरटेक ही नहीं किया, बल्कि उल्टी पुल्टी बातें कहने लगे थे। नगीना ने एक के हाथ में विस्की की बोतल देख ली थी। बहरहाल उसके बाद नगीना ने अपनी कार को तेज़ दौड़ा दिया। कई सड़कों की लंबाई खत्म करने के बाद भी इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा तो नगीना ने इन्हें सबक सिखाने के लिए कार को इस सुनसान वाली जगह पर ला रोका था। उसे भरोसा था कि ये पीछे आएंगे और आए भी। तभी सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो वैसे ही पत्थर की ओट में दुबकी रही। कोई दबे पाँव उसे तलाश कर रहा था। मिनट 1.5 मिनट बीता तो उसे वो दिखा। सामने की झाड़ियों से वो निकला था। नगीना ने एक ही बार में उसे पहचाना कि उन तीनों में से एक वो भी था। नगीना की निगाह उस पर टिकी रही। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। धीरे धीरे उसकी पीठ नगीना की तरफ हुई। वो उसे दूसरी तरफ तलाश कर रहा था। नगीना अपनी जगह पर खड़ी हो गई। पीछे से वो आसानी से उस पर वार कर सकती थी, लेकिन नगीना आगे बढ़ी और ठीक उसके पीछे जा पहुंची। हेलो, नगीना के होंठों से निकला। वो फुर्ती से पलटा। इतने करीब नगीना को देखकर पल भर के लिए हड़बड़ाया, फिर दांत फाड़कर हंसा। आ गई तू, मुझे अकेला देखकर सामने आ गई। बढ़िया किया, वो दोनों भी होते तो मज़ा नहीं आता। चल उधर झाड़ियों में, जगह भी काली है, वहाँ चुपके से। यही काम था। नगीना की आंखों में तीखी कठोरता उभरी। वो दांत फाड़कर हंसा। ये क्या कम काम है, सारी दुनिया ही। उसी पल नगीना का घुटना चला, उसके पेट में जा लगा। वो दोनों हाथों से पेट थामकर चीखा। नगीना का हाथ चला, सीधा उसकी गर्दन पर पड़ा। कड़ाक, हड्डी टूटने की अजीब सी आवाज़ उभरी। वो वैसे का वैसे ही नीचे जा गिरा। उसकी आंखें फट गई थी, मर चुका था वो। तभी उसके कानों में घुर्राहट पड़ी। नगीना ने पलटना चाहा कि कोई शरीर तेज़ी से आता उससे टकराया। वो संभल ना सकी और फुटबॉल की तरह कई फीट लुढ़कती चली गई। इसके साथ ही संभली और उछल कर खड़ी हो गई। वो 25 बरस का युवक था जो कि ज़मीन से उठ गया था, वही उछल कर उससे टकराया था। खड़े होकर उसने नगीना को देखा। नगीना को वो नशे में लगा। क्या किया तूने मेरे दोस्त के साथ? उसने दांत भींचकर नगीना को देखा। जो ये मेरे साथ करना चाहता था, नगीना ने कड़वे स्वर में कहा, वो मैंने इसके साथ कर दिया। बकवास करती है साली। वो पहले जैसे स्वर में क्या उठा। तूने इसे जान से मार दिया है। ये मुझे आत्मा से मार देना चाहता था, मैंने इसे जान से मार दिया। नगीना ने उसे घूरा। हरामजादी, मेरे मुँह लगती है। वो गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा और ठिठक गया। जानती नहीं मेरे को? नगीना उसे घूरती रही। कैसे मारा तूने इसे? वो गुर्राया। नगीना उसे देखे जा रही थी। मैं, कहते कहते वो रुका। उसे अपना साथी दिखाई दिया जो कि पेड़ों से निकलकर सामने आ गया था। उसने हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी। अपने साथी को नीचे पड़े देखकर उसकी आंखें सिकुड़ी। देख ले, वो नशे में अपने साथी से चीखा। अपने यार को मार दिया इस हरामजादी ने। रिवॉल्वर वाले ने नगीना को मौत भरी नज़रों से देखा। नगीना की आंखों में खतरनाक चमक थी। आगे बढ़। रिवॉल्वर वाला अपने साथी को देखकर गुर्राया। फिक्र मत कर, अब इसने कुछ किया तो गोली मार दूंगा। कपड़े उतार दे हरामजादी के, फाड़ के उतार। इसका तो वो हाल करेंगे कि। समझ गया। शराब के नशे में झूमता वो नगीना की तरफ बढ़ा। इसे अपने साथ भी ले चलेंगे, हाथ पांव बांध देंगे, महीना 2 महीना हसीना के साथ ऐश करेंगे। वो नगीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। नगीना आंखों में खतरनाक चमक भरे उसे देखे जा रही थी। उसका साथी नगीना की तरफ रिवॉल्वर किए खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो सच में गोली मार देगा। माहौल खतरनाक हो गया था। नशे में वो नगीना के पास पहुंचा और दांत फाड़कर हंसा। अब क्या करेगी मेरी चिड़िया?
कहते हुए उसने नगीना की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी पल नगीना का हाथ बिजली किसी तेजी से चला और उसके चेहरे पर जा लगा। वह गला फाड़कर चीख पड़ा। लगा जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। नगीना के हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों में धंस चुकी थी। आंखें फूट गई थी उसकी। अंधा हो गया था। तड़प कर वो नीचे गिरा और चीखते हुए इधर उधर लड़कने लगा था। यह देखकर रिवॉल्वर वाला हक्का बक्का रह गया था। नगीना फ़ौरन उसकी ओर पलटी। वो चौंका, संभला, चेहरे पर दरिंदगी सिमट आई। गोली मत चलाना, नगीना ऊंचे सर में बोली। तूने? वो दांत भींचकर किटकिटा हुआ था। इसे अंधा कर दिया, इसकी आंखें। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, नगीना मुस्कुराई। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? उसकी आंखें सिकुड़ने के साथ होठ भी भिज गए। मुझे 3 मर्द एक साथ पसंद नहीं, मुस्करा रही थी नगीना। एक बार में एक ही सामने होना चाहिए। वो रिवॉल्वर थामे कठोर नज़रों से मोना चौधरी को देखता रहा। नहीं, नगीना को देखता रहा। आओ मेरे पास आओ, नगीना बोली, या मैं करीब आऊँ। वो वैसे ही संदेह में खड़ा रहा। विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर? कौन विश्वास करेगा? वो सख्त स्वर में बोला। तूने मेरे एक साथी को जान से मार दिया, दूसरे को अंधा कर दिया। ऐसे में मैं तुझे आगोश में लेने की भूल कैसे कर सकता? नगीना हंस पड़ी। नीचे पड़ा वो अभी भी पीड़ा से चिल्लाए जा रहा था। एकाएक वो तेज स्वर में बोला, इस पर विश्वास मत करना, ये नागिन से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे अंधा कर दिया, मैं अंधा हो गया, मैं। इस तरह वो चीखे चिल्लाए रोए जा रहा था। नगीना ने हंसी रोकी और कहा, यह तुम्हारी समझ पर निर्भर है कि तुम इसकी बात पर विश्वास करते हो या मेरी बात पर। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कोई आरामदेह जगह तो होगी तुम्हारे पास। तू सच में खतरनाक है, वो कह उठा। इतना कुछ करने के बाद भी तेरे माथे पर कोई शिकन नहीं? इसलिए नहीं कि नगीना हंसी। मैं अभी अभी जेल से भाग निकली हूँ। क्या? वो चौंका। हैरान हो गए ना? मैं तुम्हें हैरान नहीं करना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने बात ही ऐसी की कि बताना पड़ा। नगीना दोनों हाथ हिलाकर बोली, 6 लोगों की हत्या के जुर्म में मुझे फांसी की सज़ा हो चुकी है। कल मुझे फांसी लगनी थी कि 3 पुलिस वालों की हत्या करके जेल से भाग निकली। बाहर कार खड़ी थी, वो ले भागी कि रास्ते में तुम लोग पीछे लग गए। अब पता चला कि एक की हत्या करके दूसरे को अंधा करके मेरे माथे पर शिकन क्यों नहीं आई। रिवॉल्वर थामे उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। नीचे पड़ा वो रह रहकर चीख चिल्ला रहा था। उसका चेहरा आंखों से निकलने वाले खून में डूबा लाल सुर्ख दिखाई दे रहा था। मुझे कहीं छिपने के लिए जगह चाहिए, तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। नहीं, उसके होंठों से सूखा सा सुर निकला। क्या नहीं? मुझे तुमसे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उसने जान छुड़ाने वाले लहजे में कहा। तुम जाओ। जाऊँ? नगीना ने आंखें फैलाई। उसने सिर हिलाया। अब क्या हो गया? अभी तो तुम मुझे पाने के लिए मरे जा रहे थे। नगीना मुस्कुराई। चलते हैं तुम्हारे घर पर। तुम जाओ, मुझे तुमसे संबंध नहीं रखना। खतरनाक औरत हो तुम। सोच लो। सोच लिया। ठीक है, जा रही हूँ मैं। ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। नगीना उसकी तरफ बढ़ी। रिवॉल्वर? लाइसेंस वाली तो नहीं होगी ये? नहीं। तो फिर तुम्हें देने में क्या एतराज़ है? नगीना उसके सामने 4 कदम पहले खड़ी हो गई। मैं पुलिस से भागी हुई हूँ, कोई भी खतरा मेरे सिर पर आ सकता है। रिवॉल्वर की ज़्यादा ज़रूरत मुझे दे दो मुझे। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव हो रहे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। या तो मुझे रिवॉल्वर दो या मुझे अपने साथ ले चलो। कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ छिपकर। तुम इतने खून कर चुके हो कि तुम्हारे साथ रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमसे डर लगता रहेगा मुझे। उसने जल्दी से कहा। तुम रिवॉल्वर ले लो और जाओ, मुझे अपने दोस्त को अस्पताल ले जाना है। कहकर उसने रिवॉल्वर नगीना की तरफ बढ़ाई तो नगीना रिवॉल्वर थामी और उसका रुख उसकी तरफ कर दिया। यह देखकर उसका चेहरा फक पड़ गया। नगीना के चेहरे पर खतरनाक भाव में चल उठे। ये क्या? उसकी आंखें भय से फैल गई थी। तुम्हारे कर्मों का फल। नगीना के होंठों से खतरनाक स्वर निकला और टिकर दबा दिया। गोली का तेज़ धमाका हुआ और उसकी छाती में खून का धब्बा उभरा। इसके साथ ही वो इस तरह उछलकर नीचे गिरा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसके बाद वो हिल नहीं सका, मर गया था। नगीना ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा और रिवॉल्वर से उंगलियों के निशान साफ करके उसकी लाश पर फेंकी और पलट कर जंगल के बाहर की तरफ बढ़ी कि एकाएक ठिठकी। चेहरे पर से कई भाव आकर निकल गए। 30-40 कदम दूर एक पेड़ के पास पारसनाथ को खड़े देख लिया था। वो इधर ही देख रहा था। नगीना अपलक उसे देखती रही। एकाएक पारसनाथ अपनी जगह से हिला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। नगीना उसे देखे जा रही थी, आंखें सिकुड़ी हुई थी। पारसनाथ पास पहुंचा और रुकते हुए बोला, आपने मुझे पहचान लिया होगा। पर सर उसका सपाट ही था। मेरे ख्याल में आप मोना चौधरी के साथी पारसनाथ हैं। नगीना सतर्क थी। पारसनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी आपको एक ही बार में पहचान लिया था कि आप देवराज चौहान की पत्नी हैं। तब आपने तेज़ी से मेरी कार को ओवरटेक किया था। पीछे लगी कार भी मैंने देखी और आपको जंगल में जाते देखा। मेरे साथ मोना चौधरी और महाजन भी हैं। वो बाहरी कार में है। मैं इधर आ गया कि शायद आपको मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े। यह सुनकर नगीना के चेहरे से तनाव के भाव खत्म हो गए।
लेकिन मोना चौधरी ठीक कह रही थी कि आपको सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ देखा। पारसनाथ की निगाह लाश पर और आंखें गंवा चुके व्यक्ति की तरफ गई जो कि तड़पे जा रहा था। आपने अच्छी तरह अपना बचाव किया। मतलब कि आप इसी काम के लिए आए थे? हाँ। तो अब आपको चले जाना चाहिए। पारसनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। हाँ, मेरी अब ज़रूरत नहीं, तो जाइए। नगीना की एक एक निगाह पारसनाथ पर थी। मेरी वजह से आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए धन्यवाद। पारसनाथ ने सिर हिलाया और पलटकर बाहर की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि मोना चौधरी का साथी होने की वजह से नगीना उसे शक भरी नज़रों से देख रही थी। नगीना उसे जाते देखती रही। जब पारसनाथ नज़रों से ओझल हो गया तो वो चीखते आदमी पर निगाह मारकर खुद भी आगे बढ़ गई। छोरे, पारसनाथ तो आ गयो। लंबो सूसू करो के आयो, बहुत देर लगा दो, कुछ औरो तो ना करो। बाप, उधर दो कारें और रुकेला। रुस्तम राव पारसनाथ को कार में बैठते हुए देख रहा था। कोई बात होला? उनके देखते ही देखते पारसनाथ ने कार आगे बढ़ा दी। रुस्तम राव ने भी कार आगे बढ़ा दी। पीछा फिर शुरू हो गया। रुस्तम राव जब उन रुकी दोनों कारों के पास से निकला तो बाकेलाल राठौर ने उस तरफ निगाह मारी। तभी उसकी निगाह जंगल से बाहर निकलती नगीना पर पड़ी। बहना? बाकेलाल राठौर चौंका। क्या बाप? बहना? नगीना बहना? रुस्तम राव ने उसी पर ब्रेक लगाते हुए कार को सड़क के किनारे रोका। नगीना दीदी की बात करेला? रुस्तम राव अजीब से स्वर में बोला। हाँ, कहते हुए बाकेलाल राठौर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर ऊंचे स्वर में बोला, बहनों। नगीना जो कि अपनी कार के पास पहुंच चुकी थी आवाज़ सुनकर चौंकी। बाके भैया? नगीना ने गर्दन घुमाई तो बाकेलाल राठौर को वहां देखकर चौंकी। इधर आ जाओ बहना। बाकेलाल राठौर ने हाथ हिलाकर जल्दी से उसे आने का इशारा किया। लेकिन नगीना कार वहां नहीं छोड़ सकती थी। जंगल में लाश भी पड़ी थी। तभी भीतर से रुस्तम राव बेचैनी से बोला, बाप, वो कार दिखनी बंद होएला। जल्दी करो बहना, बाकेलाल राठौर तेज स्वर में बोला। नगीना समझ चुकी थी कि कोई बात है। पारसनाथ ने कहा था कि मोना चौधरी और महाजन भी कार में बैठे हैं और अब ये दोनों, क्या ये उनका पीछा कर रहे हैं? उनकी जल्दबाजी का यही कारण उसे समझ आया। आप चलो, नगीना अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। मैं पीछे आ रही हूँ। लेकिन बहनों, बाकेलाल राठौर ने कहना चाहा, ये कार मुझे यहाँ से हटानी है। नगीना कार में बैठ गई थी और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। बाकेलाल राठौर कार में बैठा तो रुस्तम राव ने उसी पर कार दौड़ा दी। छोरे, गड़बड़ होवे का? दीदी क्या कहेला? कारों को उधर से हटाने वास्ते कहो, जंगल में गड़बड़ होवे। अपुन को हैरानी होला दीदी को इधर देख के। बाकेलाल राठौर ने कुछ नहीं कहा। मोना चौधरी वालों कारों भाग गयो। बाकेलाल राठौर होठ बीच कर क्या उठा। हाँ बाप, वो आगे निकला। पर काशीपुर गाँव का सफ़र अभी शुरू होइला, कार अभी दिखेला। बाकेलाल राठौर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। नगीना की कार पीछे थी। 10 मिनट बाद नगीना ने एक बाजार के पार्किंग में कार रोकी। सुबह का वक्त होने की वजह से बाजार अभी बंद था। रुस्तम राव ने नगीना की कार को रुकते पाकर अपनी कार को रोक दिया था। नगीना कार को खड़ी करके दौड़ी आई और उनकी कार में आ बैठी। रुस्तम राव ने कार को पुनः दौड़ा दिया था। दोनों भाइयों को सामने पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, नगीना बच्चों की तरह खुश होकर बोली। वो तो ठीक हो बहनों, बाकेलाल राठौर बोला। तम इधरों का करो हो। नगीना ने सारी बात बताई। सुनकर बाकेलाल राठौर का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। हरामियों को ठिकानों लगा के बहुत बढ़िया करो तुम। दीदी, अपुन नहीं दिखेला ये सब, अपुन लोग पीछे ही रुकेला। मालूम होएला तो छोरे, वह मामलों निपट गयो। तमाकू को देखो, कार तूफानी गति से दौड़ रही थी। वे शहर की सीमा पर पहुंचने जा रहे थे। थारे को लेने वास्ते गड़बड़ हो गयो। मोना चौधरी आगे को खिसक गयो। क्या कर रहे हो तुम लोग? नगीना क्या उठी। गड़बड़ो होवे हो, बाकेलाल राठौर गंभीर स्वर में बोला। मालूम थारे को? मुन्नो चौधरी पारसनाथ और महाजन को लेकर किधर जावे? किधर? देवराज चांद को मारणों वास्ते। क्या? नगीना चौंकी। घबरो मत, बाकेलाल राठौर गुर्राया। देवराज चांद की तरफ जो हाथ बढ़ो हम उसको वड़ दो। नगीना का चेहरा भी सख्त हो चुका था। बात क्या है? बाकेलाल राठौर ने बताया कि सारा मामला क्या है। रुस्तम राव का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। तो मोना चौधरी देवराज चांद की तलाश में काशीपुर गांव जा रही है। नगीना ने शब्दों को चबाकर कहा। हाँ, थारे को मालूम होवे कि देवराज चांद किधरों होवे? परसों से पहले दिन वो मेरे पास से गए थे, नगीना बोली। लेकिन तब उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि कहीं जाना है। 2 पलों की खामोशी के बाद बाकेलाल राठौर बोला। अब थारो का प्रोग्राम होवे? हम तो दूर जाए हो। तम इधरों उतरो की टैक्सी पकड़ो वापसों के वास्ते, और मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊँगी। नगीना दृढ़ता भरे स्वर में क्या उठी। का ज़रूरत होवे? तम घबरो मत, हम सबों को जो ठीक कर दो। तम तसल्लो से, मैं तुम लोगों के साथ चलूँगी भैया। पक्को? हाँ। सुनो छोरे, बहनों भी चलने दे बाप, दीदी अब नहीं मानेला।
इधर अपने पास भी टाइम नहीं होले कार रोकने वास्ते। कार दौड़ती रही। नगीना भी साथ हो गई थी। करीब आधे घंटे बाद शहर से बाहर हाईवे पर मोना चौधरी वाली कार नज़र में आते ही उन तीनों ने राहत की सांस ली। बाकेला लौटकर का हाथ मूछ पर पहुंच गया। छोड़ना नहीं छोरे, हम इन सबों को वड़ दबाएंगे। पीछा जारी रहा। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल ने गैस कटर, आरी और हथौड़े की सहायता से उस गेट के ऊपरी हिस्से की मोटी मोटी सलाखों को काट दिया था। इस काम के पूरा होने में दोपहर के 2 बज गए। 11 बजे तो जगमोहन सामान के साथ लौटा था। अब वहाँ इतनी जगह बन गई थी कि नीचे जाया जा सके। जगमोहन की लाइट टॉर्च से उन्होंने भीतर रोशनी डालकर देखा तो खाली खाली सूखी सी जगह ही नजर आई उन्हें। वो गेट करीब 20 फुट ऊंचा था, यानी कि गेट के भीतर की ज़मीन 20 फीट नीचे थी। परंतु नीचे उतरना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। पास में लंबा रस्सा मौजूद था, लटक कर नीचे उतर सकते थे। लोहे का वो विशाल मजबूत गेट जंग खाया हुआ था, परंतु वह बिल्कुल सही सलामत था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। हम नीचे उतर सकते हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल कुछ कहने लगा कि बाहर आहट सुनाई दी। मैं देखता हूँ, कहने के साथ ही जगमोहन उठा और रास्ता तय करके गड्ढे से बाहर आ निकला। जमींदार का नौकर था और लंच का बड़ा टिफ़िन लेकर आया था। जगमोहन ने टिफ़िन लेकर उसे कहा कि अब वो खाना लेकर ना आए, उन्हें ज़रूरत होगी वे ज़मींदार के घर आकर खा लेंगे। नौकर के जाने के बाद जगमोहन गड्ढे के किनारे पर पहुंचा और नीचे देखकर बोला, खाना आया है, खा लेते हैं, कुछ आराम भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। देवराज चौहान और सोहनलाल बाहर आ गए। हाथ मुंह धोकर वे खाने में व्यस्त हो गए। क्या करना है? खाने के दौरान सोहनलाल ने गंभीर स्वर में पूछा। करना क्या है? जगमोहन क्या उठा। उस गेट से भीतर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है, और तीनों का एक साथ उस गेट के पार उतरना ठीक नहीं होगा। सोहनलाल ने देवराज चौहान पर भी निगाह मारी। अगर कोई मुसीबत आती है तो फंस जाएंगे, सहायता करने वाला भी कोई नहीं होगा। चुप्पी छा गई उनके बीच। वे खाना खाते रहे। खाना समाप्त करने के बाद देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बोला, सोहनलाल ठीक कहता है कि तीनों को एक साथ गेट के पार भीतर नहीं उतरना चाहिए। भीतर जाने क्या हो, हम में से एक बाहर रहेगा ताकि भीतर वालों को ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। बाहर कौन रहेगा? जगमोहन क्या उठा। तुम दोनों फैसला कर लो, कहकर देवराज चौहान उठा और गड्ढे की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल ने कुछ देर बाहर रहने का फैसला किया था। देवराज चौहान गेट के भीतर रस्सा लेकर धीरे धीरे नीचे उतरा। उधर से सोहनलाल और जगमोहन ने रस्सा थाम रखा था। ज़मीन पर पैर लगते ही देवराज चौहान ने रस्सा छोड़ा और जगमोहन की लाइट टॉर्च जेब से निकालकर जलाई और उसकी रोशनी में जहाँ तक नजर आया उसने देखा। वो छोटी सी ग्राउंड जैसी जगह थी, सूखी सी खाली ज़मीन थी। देखने समझने लायक कुछ भी देवराज चौहान को ना दिखा। क्या देखा? ऊपर से जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कुछ भी नहीं। देवराज चौहान टॉर्च की रोशनी में नजर दौड़ाता क्या उठा। मैं आ रहा हूँ नीचे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वो टॉर्च थामे सामने की तरफ बढ़ने लगा। मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि इस तरफ इतना बड़ा गेट है तो सामने भी कुछ होना चाहिए। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि एकाएक वो ठिठक गया। मध्यम सी सरगोशी उसके कान के पास से हवा की तरह गुजरी। स्वागत है देवा। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि ये रानी की आवाज़ है। रानी? देवराज चौहान के होंठों से निकला। उसने हर तरफ नज़र दौड़ाई, टॉर्च की रोशनी घुमाई, परंतु कोई न दिखा। मैं जानती थी कि तुम अपनी रानी की आवाज़ पहचान लोगे देवा। वही फुसफुसाहट कानों में पड़ी। सैकड़ों बरसों से यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ देवा। जिस गेट को काटकर तुम भीतर आए हो, उसी गेट पर वायुलाल ने मुझे मंत्रों से कील दिया था। मेरे हवाले ये काम कर दिया कि कोई भीतर ना आ सके, इस जगह को कोई ख़राब ना करे। मैंने अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह अंजाम दिया। वायुलाल ने तुम्हारे नाम का मंत्र छोड़ा था कि इस जगह पर सबसे पहले तुम ही प्रवेश करोगे देवा, तभी तो मैं तुम्हें रोक ना सकी। देवराज चौहान होठ पीछे खड़ा रहा। उसे जगमोहन देखा तो जो रस्से से लटकता हुआ नीचे आ रहा था। वायुलाल कौन है? नहीं याद आया? रानी के गहरी सांस लेने की आवाज़ कानों में पड़ी। नहीं, याद आएगा, धीरे धीरे सब याद आएगा। तुम मुझे वायुलाल के मंत्रों से आज़ाद कराओगे देवा। मेरे आज़ाद होते ही बहुत कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं भी अपने पहले रूप में आ जाऊंगी। तुम मुझे तब देख सकोगे, छू सकोगे, मुझे प्यार कर सकोगे। देवराज चौहान बातों को, हालातों को समझने की चेष्टा कर रहा था। मैं तुम्हें मंत्रों से कैसे आज़ाद करा सकता हूँ? वायुलाल ने मुझे कील देने के पश्चात तुम्हारे नाम का मंत्र छोड़ा था कि देवा चाहे तो पुनः जन्म लेकर यहाँ आ सकता है, रानी को आज़ाद करा सकता है। तुम्हारे हाथ, तुम्हारा स्पर्श ही मुझे आज़ादी दिला सकता है। रानी की फुसफुसाहट में गंभीरता आ गई थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें जान का पूरा खतरा उठाना होगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम खतरा उठाओगे मेरे लिए? जगमोहन चंद कदमों के फासले पर खड़ा देवराज चौहान के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुन रहा था। वो समझ चुका था कि देवराज चौहान रानी से ही बात कर रहा है, परंतु वो नज़र नहीं आ रही। मैं नहीं जानता तुम कौन हो,
क्यों तुम्हारे लिए खतरा उठाऊं? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैं तुम्हारे कहे मुताबिक काम करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि यह सब मामला क्या है। कुछ क्षणों तक खामोशी रही। ठीक है देवा, रानी की शांत फुसफुसाहट कानों में पड़ी। ऐसे ही सही, मैं चाहती हूँ तुम ये काम करो। कर रहे हो, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो तुमसे पूछना। अभी नहीं देवा, अभी बातों का वक्त नहीं आया। मुझे मंत्रों से मुक्त कराओ, ताकि मैं अपने रूप में वापस आ सकूं, अपना शरीर पा सकूं, तुम मुझे छू सको, मैं तुम्हें छूकर फिर से वही एहसास पा सकूं जो कभी मुझे होता था। रानी की सरसराहट कानों में पड़ रही थी। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है देवा। बहुत कुछ? हाँ, मुझे वायुलाल के मंत्रों से आज़ाद करवाना है। तुम्हारा असली काम तो तब शुरू होगा जब मैं अपना असली रूप पालूंगी। उसके बाद तो तुम्हें अपने पहले के छोड़े काम शुरू करने और उन्हें पूरा करना है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, देवराज चौहान कह उठा। समझ में आ जाएगा। फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। सब जान जाओगे अगर तुम जिंदा रहे और मुझे मंत्रों से मुक्त करा दिया तो। बहुत खतरा है मुझे मुक्त कराने में। देवराज चौहान ने होंठ भींच लिए। डर गए देवा? फुसफुसाहट में मुस्कान आ ठहरी। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि देवा मौत से नहीं डरता, किसी चीज़ से नहीं डरता। जो आते पहले थी तुम में वही अब है। रानी की गंभीर फुसफुसाहट उसे सुनाई दे रही थी। बातों के साथ साथ कुछ काम भी होता रहे तो ठीक रहेगा। कैसा काम? आगे बढ़ो, जिधर बढ़ रहे थे उधर ही बढ़ो। सैकड़ों बरस हो गए, यहाँ अंधेरा है। किसी ने दिया भी ना जलाया तो रोशनी कहाँ से होती? लेकिन यहाँ रोशनी कर सकते हो। कैसे? वायुलाल ने तुम्हारे नाम का बहुत कुछ यहाँ तैयार कर रखा है। तुम आगे बढ़ोगे तो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मालूम है देवा कि वायुलाल ने जानबूझकर तुम्हारे नाम का ये सब क्यों बांधा था? वो सोचता था कि तुम दोबारा जन्म लेकर कभी भी यहाँ नहीं आ सकोगे। मैं हज़ारों वर्षों तक इसी गेट पर कीली रहूँगी। लेकिन उसकी सोच पूरी नहीं हो सकी। समय चक्र घूमता हुआ पुनः वहीं पहुँचा और तुम फिर जन्म लेकर आ गए। मेरा देवा मेरे लिए आ गया। चलो देवा। देवराज चौहान ने गंभीर नज़रों से कुछ दूर खड़े जगमोहन को देखा। तुम वहीं रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? जगमोहन की तेज़ आवाज़ वहाँ गूंजी। यहीं हूँ मैं तुम्हारे पास। शायद अभी रोशनी हो जाए यहाँ। तुम वहीं रहो। किससे बातें कर रहे हो? रानी से। वही जो सिर्फ आवाज़ है, जिसे तुमने देखा नहीं है? हाँ, वो धोखा भी हो सकती है देवराज चौहान। वो तुम्हें मौत भी दे सकती है। इसी पल देवराज चौहान के कानों में रानी की मधुर हंसी पड़ी। जग्गू हमेशा की तरह शक्की ही है। पहले जन्म में भी शक्की था और अब भी हर बात में शक करता है। वो मेरा भला चाहता है, जानती हूँ। तुम्हारी बड़ी चिंता करता है ये। मेरे से भी तुम्हारे लिए नाराज़ हो जाया करता था। और तो और, तुम्हारी वजह से इसने वायुलाल का गला पकड़ लिया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकी। क्या हुआ था तब? उन बातों का वक्त नहीं है अभी। अभी तुम्हें और फिर बाद में हमें मिलकर बहुत काम करने हैं। जब तक यहीं खड़े रहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। बातों के साथ काम भी होता रहना चाहिए। देवराज चौहान आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी सामने जा रही थी। 40-50 कदमों के बाद वो सामने नजर आ रही दीवार के पास पहुंचा था, जबकि पहले वो इस जगह को मिट्टी का ढेर समझ रहा था, अंधेरे की वजह से। उसके रुकते ही रानी की आवाज़ कानों में पड़ी। दीवार पर हाथ रखकर वायुलाल को 5 बार याद करो, उसका नाम लो। देवराज चौहान ने हथेली दीवार पर रखी और 5 बार वायुलाल का नाम लिया। ठीक इसी पल वहाँ पर जगह जगह मध्यम सी रोशनी फैल गई। देवराज चौहान ने उसी क्षण गर्दन घुमाकर हर तरफ देखा। कई जगह छोटे छोटे बल्ब जलते नजर आने लगे थे। मध्यम सा प्रकाश हर तरफ फैल गया था। जिस दीवार के पास वो खड़ा था उससे कुछ फासले पर लकड़ी का बहुत बड़ा 2 पल्लों वाला दरवाज़ा था, जो कि 20 फुट ऊंचा और इतना ही चौड़ा था। उसके पल्ले कुछ खुले हुए थे। भीतर भी हो रही रोशनी दिखाई दे रही थी। उसी दीवार में 3 खिड़कियां थीं जो कि खुली हुई रोशनी में भीग रही थीं। जगमोहन पास आ पहुंचा था। ये क्या? जगमोहन हैरत भरे स्वर में कह उठा। मैं खुद नहीं जानता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। रानी ने मुझे दीवार पर हाथ रखकर 5 बार वायुलाल को याद करने को कहा। मैंने ऐसे ही किया तो यहाँ जगह जगह रोशनी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जगमोहन अभी भी सख्ते की हालत में था। रानी की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। कैसा लग रहा है देवा? हैरान कर देने वाला, देवराज चौहान के होंठों से निकला। यहाँ रोशनी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। रानी की खनखनाहट कानों में पड़ी। जगमोहन देवराज को देखने लगा था। हैरान होना छोड़ दो देवा, ये तो कुछ भी नहीं। अभी बहुत कुछ देखना है तुमने। वायुलाल के मंत्रों का एक मन का तुमने तोड़ दिया। अब तुम धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म में प्रवेश करोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ मन के और तोड़ने हैं। जानते हो ये जगह क्या है? क्या? ये मंदिर है जहाँ हम मिला करते थे, खेला करते थे। मंदिर? जो जो तुम आगे बढ़ोगे वायुलाल के मंत्रों को काटोगे, तुम्हें पहले की बातें याद आती जाएंगी। मंदिर के भीतर चलते हैं। ये तो मंदिर का आंगन है। लकड़ी वाले फाटक की तरफ बढ़ो।
सबसे पहले मुझे वायुलाल के मंत्रों से मुक्ति दिलाकर आज़ाद कराओ। कैसे? चलो भीतर, बताती हूँ। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। आओ। कहाँ? ये कभी मंदिर हुआ करता था, इसके भीतर चलना है। तुम्हें किसने कहा? रानी ने। वो तुम्हें पागल बना रही है। वो इस तरह झूठ बोलकर उसे क्या मिलेगा? वो तुमसे अपना कोई काम निकालना चाहती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी बातों में सच्चाई है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, वरना मेरे हाथ रखने से ये जगह रोशन न होती। ये उसकी कोई चाल है। समझ में नहीं आता कि आखिर रानी है कौन। जगमोहन झुंझलाया। अभी तक तुमने उसे देखा नहीं और उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। वो तुम्हें किसी मुसीबत में फंसा देगी। देवराज चौहान उसे नहीं बता सकता था कि रानी पर विश्वास करने का आधार क्या है। इस सवाल का जवाब वो भी नहीं जानता था तो जगमोहन से क्या कहता। सिर हिलाकर गंभीर स्वर में बोला, आओ दरवाजे की तरफ, वहाँ से भीतर जाना है, कहकर वो आगे बढ़ा। जगमोहन साथ चलते क्या उठा। समझ में नहीं आता तुम पागलों की तरह रानी की बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हो। वो कहती है इधर चलो तो तुम चले जा रहे हो। वो जो भी करने को कहती है वो तुम वो कर रहे हो। उस पर विश्वास मत। जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक उसकी बातें मुझे ठीक लग रही है मैं उसका कहना मानूंगा। जगमोहन के होंठ बिछ गए। कहा कुछ नहीं। चलते हुए वे लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे और भीतर मंदिर में प्रवेश कर गए। भीतर का हिस्सा धूल भरा ध्वस्त हुआ लग रहा था, जैसे कभी तूफान गुजरा हो यहाँ। दरवाजे के भीतर बहुत बड़ी खुली जगह थी। दाईं और बाईं तरफ रास्ता जा रहा था। ठीक सामने इतना बड़ा हॉल था कि कोई भी खेल खेला जा सके। छत पर लटका फानूस ठीक नीचे गिरा हुआ था। फर्श डिज़ाइन वाला था, परंतु उस पर धूल ही धूल जमी थी। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से फर्श नजर आ रहा हो। इस हॉल के बीच जगह जगह मूर्तियाँ खड़ी थीं, आदम कद बुद्ध की भांति। धूल और वक्त के थपेड़ों की वजह से वो भी ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। छत पर से मोटी लंबी जंजीर में बड़े बड़े घंटे बंधे लटक रहे थे, जो 2 घंटे अपनी जगह के ठीक नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। हॉल के किनारों पर दीवारों के पास सीमेंट की बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी थीं कि जो नीचे नहीं बैठ सकते या बैठना नहीं चाहें तो वे ऊपर बैठ सकते हैं। छत पर हर तरफ रंगों से चित्रकारी की गई थी, जो कि वक्त के थपेड़ों के साथ धुंधली पड़ गई थी। कलाकार ने वहाँ क्या किया है स्पष्ट पता नहीं चल रहा था। ठीक सामने प्रवेश द्वार से दूर 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर कोई मूर्ति रखी हुई थी, जिसे कि कभी चादर से ढका होगा, परंतु अब वो चादर मूर्ति पर से चीथड़े चीथड़े होकर झूल रही थी। उसका रंग भी मटमैला हो चुका था। यकीनन वही मूर्ति होगी जिसकी मंदिर में पूजा की जाती रही होगी। बहुत ही भव्य मंदिर था। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें हर तरफ जा रही थीं। वहाँ पहले प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा था। कैसा लग रहा है देवा? रानी की फुसफुसाहट कान में गूंजी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बाईं तरफ बढ़ो। देवराज चौहान ने बाईं तरफ देखा जहाँ सीधा रास्ता जा रहा था। जगमोहन होंठ पीछे देवराज चौहान की हरकतों को देख रहा था। उधर क्या है? चलो बताती हूँ। देवराज चौहान ने जगमोहन को साथ आने का इशारा किया और बाईं तरफ चल पड़ा। फर्श पर धूल ही धूल थी। जगमोहन उसके साथ था। जहाँ भी वो पाँव रखते वहीं धूल में उनके जूतों के निशान फर्श पर बन रहे थे। यहाँ उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। देवा, रानी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। आगे तुम्हें वो जगह मिलेगी जहाँ तुम्हें प्रवेश करना है। वहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूँगी। उधर खतरा है। अगर तुम उस खतरे पर विजय पा गए तो मैं आज़ाद हो जाऊँगी। क्या है वहाँ? वायुलाल ने उस जगह को सख्ती से बांध रखा है। हर 7 बरस बाद उस जगह का दृश्य बदल जाता है। अलग अलग तरह की चीज़ें और खतरे आ जाते हैं। इस वक्त वहाँ जंगल है। जंगल? हाँ, वहाँ कोई खतरनाक चीज़ है जो उस जंगल का मालिक है। जाने क्या कुछ है, मुझे नहीं मालूम। वायुलाल की माया है वहाँ। तुम्हें वहाँ जाकर उस शय से टकराना होगा। उसे मार दिया तो मैं मुक्त हो जाऊँगी, नहीं तो तुम भी जान गंवा बैठोगे। ओह, अब हम दोनों की जान एक दूसरे से बन चुकी है। क्या मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है? देवराज चौहान ने पूछा। अगर तुम अपनी रानी को आज़ाद करवाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ जाना होगा देवा। रानी की फुसफुसाहट में गंभीरता के भाव आ गए। तुम अपनी रानी को फिर से अपने सामने नहीं देखना चाहते? क्या तुम उसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हाँ, फुसफुसाहट ने गहरी सांस ली। सच में तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही जानने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये काम पूरा करोगे तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। वहाँ तुम्हारे पूर्व जन्म के वो काम पड़े हैं जो अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है तुमने। लेकिन मुझे शक है कि तुम उन्हें पूरा कर सको। कैसा शक? वायुलाल तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने ये जगह तुम्हारे नाम से बांध दी थी। ऐसे में वो तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। उसने तो ये सोचकर ऐसा किया था कि तुम कभी भी यहाँ नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम आ गए। अब वो ये बात पसंद नहीं करेगा कि तुम उसके मंत्रों के जाल को तहस नहस कर दो। रोकने की वजह, वो आज भी अपनी दुनिया में बड़ा बना हुआ है। तुमने उसके मंत्रों को तोड़ना शुरू किया तो उसका सिंहासन हिल जाएगा। उसके खिलाफ दूसरे बड़ी शक्ति वाले उठ जाएंगे। विद्रोह हो जाएगा।
वायुलाल के लिए हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हों। ऐसे में कोई भी उसे मार देगा। बहुत कुछ होगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। फुसफुसाहट में गंभीरता थी। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, परंतु ठीक से समझ इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि मुझे सारे हालात नहीं मालूम, और सब मालूम हो जाएगा। आगे बढ़ते रहो। वो गैलरी जैसा रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने उसे रानी की कई सारी बात बता दी। उसने जो कहा तुमने मान लिया? जगमोहन उखड़े स्वर में बोला। उसके बताए रास्ते पर चल पड़े। तो क्या करूं? देवराज चौहान का स्वर शांत था। यहाँ हम क्या करने आए? कम से कम अपनी जान गंवाने तो नहीं आए। हमें वापस चलना चाहिए। वापस? हाँ, बाहर सोहनलाल हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। कितनी मेहनत के बाद हम यहाँ पहुँचे। तो हमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, रानी कौन है और वो वायुलाल। चलते चलते देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। क्या ज़रूरत है हमें कुछ देखने जांचने की? दूसरों के मामले में हमें क्या लेना देना? जो ये हमारे मामले भी हो सकते हैं। हमारे मामले? रानी मुझे देवा कह रही है, तुम्हारा जिक्र जग्गू कहकर कर रही है। ये हमारे पूर्व जन्मों के नाम है। पहले भी हम पूर्व जन्म के हादसों में प्रवेश कर चुके हैं। रानी की बातों से स्पष्ट है कि ये जगह भी हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कदम पूर्व जन्म के मामलों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे ना होने की वजह से रुक गए थे। हमारे आ जाने की वजह से तब के रुके मामले फिर शुरू हो जाएंगे। मुझे देखना है कि ये सब क्या है। पागलों जैसी बातें कर रहे हो। हम ये जन्म जी रहे हैं, हमें क्या लेना पूर्व जन्म की बातों से, जिनमें जान जाने का भय हो। उस जंगल में कोई खतरनाक चीज़ है, वो जंगल की मालिक है। उसे मारना है हमने, या फिर वो हमें मार देगी। और अगर हमने उसे ख़त्म कर दिया तो रानी को अपना असली रूप मिल। असली रूप? जगमोहन भड़का। उसका नकली रूप क्या है? देखा है तुमने, जो तुम उसके असली रूप की बात कर रहे हो? देवराज चौहान ने होंठ भींच ली। बार बार उसका जिक्र कर रहे हो जिसे तुमने देखा नहीं। और तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि रानी का वजूद है। वो है सच में। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि जब भी उससे बात करता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में उसकी मौजूदगी का मीठा मीठा एहसास होता है। वो मुझे अभी तक अजनबी नहीं लगी। उससे बातें करते हुए हर बार ऐसा लगता है जैसे मैं उससे बरसों से बातें कर रहा हूँ और उससे बातें करता ही रहूँ। चलते चलते जगमोहन हैरानी से देवराज चौहान का चेहरा देखने लगा। ये तुम कह रहे हो? हाँ, क्या मैं नहीं कह सकता? नगीना भाभी को पता चल गया तो? नगीना मेरे इस जन्म की साथी है। शायद पहले जन्म की साथी रानी होगी, तभी तो। तुम अब बेकार की बातें कर रहे हो देवराज चौहान। जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। दोनों आगे चलते जा रहे थे। तुम वापस जा सकते हो जहाँ सोहनलाल है। वापस? हाँ, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं कि रानी से मैं बात करूँ या उसकी बात को सच मानकर। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बात पर चलने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? हम वापस चलते। मैं आगे ही जाऊँगा, तुम अपना फैसला खुद कर लो। जगमोहन के दांत बिछ गए। चलते चलते वो देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने उसे एक बार भी नहीं देखा। करीब 10 मिनट चलने के पश्चात आगे का रास्ता बंद हो गया। गैलरी सिकुड़ते हुए 4 फीट पर आकर रुक गई थी। सामने लकड़ी का भारी दरवाज़ा बंद था। दोनों ठिठके। जगमोहन मनी मन तय कर चुका था कि वो देवराज चौहान के साथ ही रहेगा। देवा। तभी रानी की फुसफुसाहट कान में गूंजी। इस दरवाजे के पार जंगल है। दरवाज़ा ढकेलो और भीतर चले जाओ। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मैं जा रही। तुमने अगर अपना काम पूरा कर लिया तो तभी तुम्हारे पास आऊँगी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। हमें इस दरवाजे के पार जाना है। दूसरी तरफ क्या है? जगमोहन के माथे पर बल उभरे। वही जंगल जिसका जिक्र मैंने किया था। देवराज चौहान ने कहने के साथ ही दरवाजे को ढकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाजे को हाथ लगते ही देवराज चौहान के शरीर को तीव्र झटका लगा और पास ही दीवार से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। जगमोहन फुर्ती से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? देवराज चौहान ठीक से बैठा, फिर खड़े होते हुए दांत भींचकर बोला। दरवाजे को छूते ही जैसे किसी ने मुझे पीछे ढकेल दिया। ओह! जगमोहन की निगाह दरवाजे की तरफ गई। अगर यहाँ ऐसा कोई खतरा होता तो रानी मुझे अवश्य बता देती। देवराज चौहान ने कहते हुए आसपास नजरें दौड़ाईं। गैलरी जैसा रास्ता पीछे तक सुनसान नजर आ रहा था। वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। जगमोहन चिंतित दिखा। मेरी मानो तो वापस चलते। चुप रहो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। देवराज चौहान ने हाथ आगे किया, पुनः दरवाजे को छुआ, परंतु इस बार पहले की तरह कुछ भी न हुआ। देवराज चौहान ने दरवाजे को धक्का दिया तो उसके दोनों पल्ले खुलते चले गए। जगमोहन ने राहत की सांस ली कि सब ठीक रहा। दरवाज़ा खुलते ही उन्हें सामने जंगल नजर आने लगा। अंधेरे जैसा जंगल। जंगल में स्याह जैसा माहौल हो रहा था। पेड़ पौधे इस तरह खड़े थे कि वो बुत की तरह लग रहे थे। लगता था जैसे वहाँ हवा ही ना हो। वहाँ से नजर आते पेड़ आपस में इस तरह गुथे हुए थे कि वो किसी छाते की तरह लग रहे थे।
क्षणों में वहां का माहौल देखने के पश्चात उन्हें मनुष्यत का एहसास हुआ। दोनों की नजरें मिली। आओ, कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा। दरवाज़ा पार करने के लिए उसने अपनी टांग उठाई, लेकिन उसका जूता जाने किस चीज़ से टकराकर रुक गया। खुले दरवाजे के उस पार न जा पाया। इस बारे में देवराज चौहान कुछ सोच पाता, समझ पाता कि बेहद प्रभावशाली आवाज़ वहाँ गूंजी। देवा, पीछे हट जा। देवराज चौहान ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ी। ये किसकी आवाज़ है? जगमोहन के होठों से निकला। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मुझे नहीं पहचानता तू? वायुलाल को पूछता है कि वो कौन है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वही ऊंची आवाज़ वहाँ पुनः गूंजी। दोबारा जन्म लेकर तू पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। वायुलाल? देवराज चौहान के होठों से निकला। लगता है इसे बात करना नहीं आता, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। जुबान को संभाल जग्गू, तुम दोनों पहले से ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो। वायुलाल की गूंजने वाली आवाज़ देवराज चौहान को अपने मस्तिष्क में चुभती महसूस हुई। दूसरे ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर को अपनी मुट्ठी में लेकर पूरी तरह दबा दिया हो। देवराज चौहान को अपनी आंखों के सामने चटकीले रंगों के चांद सितारे चमकते नजर आने लगे। उन्हीं चांद सितारों में उसे स्पष्ट दृश्य दिखा। सोने की परत लगे बड़े से पलंग पर 50-55 बरस का व्यक्ति आरामदेह तकियों के सहारे बैठा है। उसका चेहरा चमक रहा है। बालों को गूंथ कर चुटिया के रूप में पीछे की तरफ बांध रखा था। शरीर पर भगवे कपड़े को लपेट रखा है। माथे पर चंदन के तिलक की 3 लकीरें खिंची नजर आ रही हैं। पास ही उस जैसा परिधान पहने एक व्यक्ति बड़ा सा पंखा हिला रहा है। गले में जनेऊ पड़ा था। हाथ की कलाई पर रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। वो साफ सुथरा और पवित्र व्यक्ति लगा। वायुलाल? एकाएक ही देवराज चौहान के होंठों से निकला। जगमोहन हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन देवराज चौहान तो किसी और ही दुनिया में था। पलंग पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान उभरी। पहचान लिया तूने मुझे? उस व्यक्ति के होंठ हिलते देवराज चौहान ने देखे। हाँ, तुम्हें पहचान लिया वायुलाल। जगमोहन खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। दोनों के स्वर स्पष्ट उसके कानों में पड़ रहे थे। क्या कर रहा है? उस व्यक्ति के पुनः होठ हिले। कहाँ जा रहा है? मेरी दुनिया में क्यों दखल दे रहा है? जा अपनी दुनिया में। तू अपने काम करो, मुझे अपने काम करने दे देवा। मैं तेरे पास आ रहा हूँ वायुलाल। क्यों? उसके होंठ पुनः हिले। मेरे पास क्यों? मैं पहले जन्म का हिसाब बाकी है। देवराज चौहान की आवाज़ में कठोरता आ गई थी। तूने दगा की, मेरे को धोखा दिया। रानी के साथ तूने। अब तू मुझे सिखाएगा कि मैंने ठीक किया या गलत? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रानी नहीं। चुप! देवराज चौहान दहाड़ा। रानी को गलत मत कह। ओह! वायुलाल की आवाज़ में व्यंग आ गया। तो अभी भी रानी के हुस्न का भूत तेरे पर चढ़ा हुआ? खबरदार वायुलाल, रानी के बारे में कुछ भी कहने की। क्यों? क्या लगती है वो तेरी? देवराज चौहान दांत पीस कर रह गया। तेरा रानी पर कोई अधिकार नहीं है देवा, वायुलाल ने पुनः कहा। उससे ज़बरदस्ती रिश्ता कायम मत कर। उसका और तेरा रास्ता एक नहीं है। तू गलत रास्ते पर बढ़ रहा। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। देवराज चौहान सख्त स्वर में कह उठा। तू अपनी शक्तियों पर घमंड। जुबान को संभाल देवा। बहुत संभाल कर बोल रहा हूँ। देवराज चौहान कह उठा। तूने रानी के साथ बहुत अन्याय किया है। उसका हिसाब लेने तो मुझे आना ही था। देख ले, अब आ गया मैं। और मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मैंने तो उसे सिर आंखों पर बिठाया। उसे चोरी छिपे विद्या भी सिखा दी। मेरे से विद्या सीखकर वो शक्तिशाली बन गई और वक्त आने पर मुझी पर वार करने? यह झूठ है। देवराज चौहान गला फाड़कर चीखा। तभी देवराज चौहान को अपना सिर घूमता हुआ लगा। उसने फौरन दीवार का सहारा लिया। गहरी गहरी सांसें लेते देखा तो सामने खड़े जगमोहन से उसकी नज़रें मिली। एक टक जगमोहन उसे देख रहा था। उसने सब कुछ सुना था। देवराज चौहान ने खुद को संभाला। अभी अभी जो बातें हुई थी वो सब उसे याद थी। क्या हुआ तुम? जगमोहन ने कहना चाहा। देवा, वायुलाल का तीखा तेज ऊंचा स्वर वहाँ पुनः गूंजा। तुम इस तरह चुप होकर बात खत्म नहीं कर सकते। क्या चाहते हो? देवराज चौहान अपने पर काबू पाता जा रहा था। चले जाओ यहाँ से, फिर कभी वापस मत आना। वायुलाल की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। मैं जाने के लिए वापस नहीं आया वायुलाल। तो क्या मेरे से झगड़ा करोगे? मैं झगड़ा करने भी यहाँ नहीं आया, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान को लगा कि उसका सिर पकड़कर कोई दबा रहा हो। लाल पीले तारे उसकी आंखों के सामने चमक उठे। तभी उसे सोने के तख्त पर बैठा व्यक्ति दिखा, जो अब आलती पालती मारकर बैठा था और व्यंग भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। होठों पर जहरीली मुस्कान थी। पास खड़े जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी, जिसने जोरों से आंखें बंद कर रखी थी, जैसे उसकी आंखों में किसी ने मिर्चें डाल दी। वो रह रहकर देवराज चौहान को बोलते देख रहा था, सुन रहा था। तुम मुझसे झगड़ा ही कर रहे हो देवा? तख्त पर बैठा वायुलाल जोरों से बोला। नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। मैं तो रानी को तुम्हारे मंत्रों से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। तुमने उसे मंदिर के गेट पर कीला क्यों?
वो इसी की हकदार थी। तुम रानी के दुश्मन बने हुए हो, तुम दुश्मन और मैं। वायुलाल हंसा। देवा, वो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो रानी के बुरे की सोच भी नहीं सकता। उसे तो मैं हर वक्त अपने पास रखता हूँ। झूठ मत बोल वायुलाल, देवराज चौहान गुस्से से बोला। तू उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। वायुलाल की आंखों में गुस्से के भाव स्पष्ट रूप से चमक उठे। मैं सब जानता हूँ, सब याद है मुझे। मैं तेरी बातों में नहीं फंस सकता वायुलाल। देवराज चौहान की आवाज़ गुस्से में कांपने लगी थी। तू दूसरों को बहका सकता है, लेकिन मेरे को नहीं। वायुलाल का चमकता चेहरा क्रोध से भर उठा। तो अब तू मेरी शांति भंग करके ही रहेगा। गलती मेरी थी जो मैंने तेरे को पेशीराम की बातों में आकर छोड़ दिया। पेशीराम ने जुबान दी थी कि दोबारा फिर कभी तू मेरे मामले में नहीं आएगा। पेशीराम ने मेरे से पूछकर तुझे कुछ नहीं कहा। जो कहा अपने मन से कहा। वापस चला जा देवा। इस भ्रम में मत रहना कि तू मेरे मंत्रों को काट कर आगे बढ़ जाएगा। वायुलाल की आवाज़ में कूट कूट कर जहरीलापन भर गया। रानी को आज़ाद करा लेगा। मेरी शक्ति पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सैकड़ों सालों से मैं तपस्या और यज्ञ में ही लगा रहा, शक्तियाँ प्राप्त करता रहा। तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। मैं तेरे से मुकाबला करने नहीं आया। मेरे कैदी को छुड़ाने आया और कहता है मुकाबला नहीं कर रहा। वायुलाल बेहद गुस्से में था। अगर तू वापस नहीं गया तो जंगल से ही तू कभी वापस नहीं आ सकेगा। वहाँ मौजूद मेरी शक्ति तेरे को ख़त्म कर देगी। वो बहुत खतरनाक है। ऐसा है तो फिर तू मेरे से डरता क्यों है, रोकता क्यों है? तेरे भले के लिए मैं तुझे रोक रहा हूँ देवा। यहाँ के शांत वातावरण में मैं कोई हलचल पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। अपनी जान गंवा कर ही रहेगा। वायुलाल ने दांत किटकिटाकर कहा। मेरी मौत की तू फिक्र मत कर। जब तेरे को फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूँगा। जा मर। देवराज चौहान होंठ बीचे वायुलाल को देखता रहा। तेरे को रानी चाहिए, उसकी मुक्ति चाहिए, उसी को पाने के लिए तू आया है ना? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तेरे को जो जवाब दे, तेरे को जो कहना कह, वो मैं बाद में कहूँगा। मैं तुझे रानी की आज़ादी का सरल रास्ता बता देता हूँ, लेकिन वादा कर कि तू रानी को लेकर चला जाएगा। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूँगा। क्यों? तेरी नीयत में खोट है, तभी तू वादा नहीं। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं कि पहले क्या हुआ था। तेरे को देखकर पहचान रहा हूँ तुझे। मैं रानी से मालूम करूँगा कि तब क्या क्या हुआ था, उसके बाद ही फैसला। तेरे को समझाना मेरा फ़र्ज़ था। वायुलाल के होठों से गुस्से से भरे शब्द निकले। मैं जानता हूँ तू चैन से नहीं बैठेगा। आया है तो उल्टे काम ही करेगा। जंगल में जाना चाहता है तू, रानी को आज़ाद करवाना चाहता है, जाकर। लेकिन याद रख, जंगल में मौजूद मेरी शक्ति तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तेरा ये जन्म इस तरह मरकर व्यर्थ हो जाएगा। इन शब्दों के साथ ही देवराज चौहान को लगा जैसे उसका सिर किसी ने छोड़ दिया हो। जकड़न से आज़ाद हो गया वो। बंद आंखों के सामने चमकते लाल पीले सितारों से वो बाहर आ गया। आंखें खोली, सामने जगमोहन को देखा। क्या हुआ? जगमोहन बोला। तुम आंखें बंद करके क्यों बातें कर रहे थे? मैं, देवराज चौहान गहरी गहरी सांसें लेता बोला। वायुलाल से सीधे बात कर रहा था। सीधे? वो मेरे सामने था, मैं उसे देख रहा था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता। देवराज चौहान ने बाँह से चेहरे पर उभरे पसीने को पहुँचा। वो बातें करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होगा। मेरे ख्याल में वो सच में शक्तिशाली है। वो तो है ही। जगमोहन फौरन से लौटा। वापस चलना ही बेहतर है। तुम जा सकते हो। देवराज चौहान अब सामान्य हालत में आता जा रहा था। तुम भी साथ चलोगे? देवराज चौहान की निगाह खुले दरवाजे की तरफ उठी, जिसके पास जंगल नजर आ रहा था। मैं जंगल में जा रहा हूँ। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम यहीं रहो तो ठीक रहेगा, वहाँ ज़्यादा खतरा हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगमोहन ने दृढ़ता के साथ कहा। चलो। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, फिर सिर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रानी नहीं आई बात करने? वो अब नहीं आएगी। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। जंगल में मौजूद शक्ति का मैं मुकाबला करके विजयी हुआ, तब रानी आकर मुझसे बात करेगी। उसने जगमोहन को देखा। ऐसा क्यों? मैं नहीं जानता। रानी ने ऐसा कहा मेरे से। जगमोहन 2 पल चुप रहकर कह उठा। तुम रानी को वायुलाल के मंत्रों से आज़ाद करवाने की कोशिश करके कोई गलती तो नहीं कर रहे? कैसी गलती? मैं नहीं जानता। जगमोहन गंभीर था। जो बात मन में आई पूछ ली। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, कहकर देवराज चौहान पलटा और खुले दरवाजे से जंगल में प्रवेश कर गया। जगमोहन भी आगे बढ़ा और दरवाज़ा पार करके जंगल में पाँव रख दिया। दोनों कई पलों तक जंगल में नजरें दौड़ाते रहे। अजीब सा लगा उन्हें ये जंगल। गुमसुम सा था, न हवा न पेड़ों की महक, हर तरफ हरियाली थी, परंतु हरियाली का एहसास मस्तिष्क की तरंगें छू नहीं पा रही थी। कई पेड़ों की फुनगियों पर लगे सफ़ेद या संतरी रंग के फूल अजीब सा दृश्य पैदा कर रहे थे। आसमान में सूर्य चमक रहा था, परंतु उसकी किरणें ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी। पेड़ों ने आपस में मिलकर अपनी टहनियों और पत्तों को इस तरह फैला लिया था कि ज़मीन पर किसी दूसरे का साम्राज्य न हो सके। अजीब सा माहौल है जंगल का।
कहते हुए जगमोहन ने पीछे की तरफ गर्दन घुमाई तो चिंक पड़ा। पीछे भी दूर दूर तक जंगल ही था। ये क्या? देवराज चौहान फौरन पलटा। वो दरवाज़ा कहाँ गया? हम तो जंगल के बीचों बीच खड़े हैं जैसे। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमने लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवदासी के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।